नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं टीएस न्यूज़। टीएस न्यूज़ के इस वीडियो में चर्चा करेंगे मराठा आंदोलन पर। जानेंगे कौन है मराठा और उसके बाद बात होगी आज के समय में आरक्षण की प्रासंगिकता पर। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहले आपको महाराष्ट्र के लेटेस्ट अपडेट क्या हैं वह बतलाते हैं, फिर आरक्षण पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग का मुद्दा 30 अक्टूबर को नेशनल न्यूज़ बना, जब प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके के घर और दफ्तर पर पथराव कर दिया। आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी अधिक उग्र हो गए हैं, जो कि ज़्यादातर आंदोलनों में होता भी है। बीड जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहां प्रदर्शनकारी विधायकों के आवास, दफ्तर और दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है। बीड में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है, इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दिए गए हैं। इस बार मराठा आरक्षण संबंधी मांगों को लेकर जारी आंदोलन का नेतृत्व मनोज जरांगे पाटिल कर रहे हैं। मनोज पाटिल अपने गांव जालाना में अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। आंदोलन में शामिल कई युवा आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और हाल ही में एक शख्स ने पानी की टंकी पर चढ़कर वहां से कूद गया और अपनी जान दे दी। आरक्षण की मांग कर रहे लोग तब उग्र हो गए जब भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे की तबीयत बिगड़ गई। सोमवार 30 अक्टूबर को वे मंच से गिर गए और मौजूद लोगों ने किसी तरह उन्हें संभाला और उसके बाद आंदोलन कर रहे लोग उनकी हालत देखकर भावुक हो गए। जरांगे जब उठे तो उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जबरदस्त हमला बोला और आंदोलन को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ शिंदे ने आंदोलन कर रहे लोगों से वक्त मांगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिंसक भीड़ ने एनसीपी के 2 विधायकों के घरों पर आग लगा दी और बीजेपी के एक विधायक के ऑफिस में भी तोड़फोड़ हुई है। जहां तक बात मराठा आंदोलन या आरक्षण के मांग की है, तो महाराष्ट्र में मराठा लंबे समय से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जिनके लिए आरक्षण की मांग हो रही है उन्हें पहले कुणबी कहा जाता था। 1948 में महाराष्ट्र के बड़े हिस्से से निजाम का शासन खत्म हुआ और तब कुणबी जाति के लोगों को उस समय ओबीसी का दर्जा मिला था। राजतंत्र में कुणबी जाति के लोग खेतीबाड़ी करते थे और खाली समय में लड़ाइयाँ लड़ते थे। मराठा शासकों की तरफ से लड़ाई लड़ने के कारण इन योद्धाओं को मराठा कहा जाने लगा और लड़ाई लड़ते हुए या उनकी सेना में ये जो लोग थे ये ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुँचे। कुछ लोग सेनापति के पोस्ट तक पहुंच चुके थे, मतलब उनका जीवन स्तर सुधरा रहा होगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि जिन्हें मराठा कहा जाता है उन्हें कुणबी मानकर उन्हें ओबीसी में शामिल किया जाना चाहिए और आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। नेताओं ने इस आंदोलन का फायदा सत्ता की कुर्सी प्राप्त करने के लिए उठाया। 2014 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने मराठाओं को 16% आरक्षण देने के प्रस्ताव वाला अध्यादेश इंट्रोड्यूस किया था। ध्यान दीजिए, चुनाव से ठीक पहले। इसके बाद कांग्रेस एनसीपी गठबंधन चुनाव हार गई और बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। तब तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के अध्यादेश पर रोक लगा दी। फडणवीस भला क्यों पीछे रहते? उन्होंने मराठाओं को 16% आरक्षण दिया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13 और शैक्षणिक संस्थाओं में 12% कर दिया। इसके बाद मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। 5 जजों की बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा को तोड़ा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में मराठाओं की संख्या 33% है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि महाराष्ट्र में मराठा सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्षम है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में 40% से ज़्यादा विधायक और सांसद मराठा समुदाय से होते हैं। इतना ही नहीं, 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद से अब तक 20 मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें 12 मराठा समुदाय से ही रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मराठा हैं। अब इसकी प्रासंगिकता पे बात करते हैं। सही मायने में देखा जाए तो यह समय समाज के हर व्यक्ति के लिए अपनी जाति से ऊपर उठकर सोचने का समय है। देश और समाज पर कई तरह के हमले अलग अलग रूप में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जब हिंदुओं को सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध एक होकर लड़ना चाहिए, कभी जाति, कभी आरक्षण तो कभी किसी और कारण से समाज में फूट और वैमनस्य फैलाया जा रहा है।
मैंने कतर पर बनाए गए अपने दूसरे वीडियो में इस बात का उल्लेख किया था कि इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों के मसीहा कतर से भारत में विभाजन पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही है। आरक्षण की मांग कर रहे लोग और ऐसे मूवमेंट को हवा देने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि नौकरी करने व शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले समुदाय का बने रहना जरूरी है। जहां तक जाति के नाम पर आरक्षण का सवाल है तो देश में 2000 से अधिक जातियां और उपजातियां हैं। उस स्थिति की कल्पना कीजिए, यदि सभी जातियों के लोग 20, 50, 100 या हजारों की संख्या में खड़े हो गए और सभी जातियां अपने अपने जाति के लिए आरक्षण की मांग करने लगे तो देश में कैसी अराजकता फैलेगी। फिर सवर्ण जातियों के लोग अपने लिए आरक्षण क्यों नहीं मांगेंगे? क्या देश पर हमेशा से सवर्णों का ही राज रहा है? तो चंद्रगुप्त की जाति पता कीजिए, धनानंद की जाति पता कीजिए। आधुनिक समय की बात करें तो पिछले 35 सालों से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ओबीसी समाज के लोगों का ही राज है। तब तो ब्राह्मणों और दूसरे समुदाय के लोगों को भी आंदोलन का अधिकार है कि उनकी जातियों को आरक्षण मिले, क्योंकि 35 सालों से उनका विकास रुका पड़ा है। सवर्ण ही क्यों, फिर 2000 जातियों के हजार हजार प्रतिनिधियों को सड़क पर उतर जाना चाहिए। क्यों न उतरे? आरक्षण के सबसे बड़े वकील भीमराव अंबेडकर ने भी कुछ सालों के बाद इसे खत्म करने की बात कही थी, लेकिन हमारे देश में वोट बैंक को खुश करने के लिए इसे कंटिन्यू किया जाता रहा। सही अर्थों में आरक्षण का लाभ उन्हें मिले जिनको सच में ज़रूरत है, फिर चाहे वो किसी भी जाति से हो, गरीब हो, पिछड़े हो, इन लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाना उचित होगा। जाति के नाम पर आरक्षण आज के सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। हमें शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में टैलेंटेड लोगों की आवश्यकता है। जो भी टैलेंट साबित करे उसे अवसर प्रदान हो, उसकी जाति और अन्य पहचान आवश्यक नहीं है, वरना स्कूलों में जनवरी फरवरी के गलत स्पेलिंग लिखने वाले शिक्षकों की ही बहाली होगी। वीडियोस वायरल होते रहते हैं, आप देख करके खुश होते रहते हैं। मुझे भी पता है मैं मधुमक्खी के छत्ते पर ढेला नहीं फेंक रहा, बल्कि हाथ घुसेड़ रहा हूँ। लेकिन जिनमें प्रतिभा हो, उन्हीं का सम्मान हो तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। नेता हमेशा भीड़ का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। गुजरात के पटेल आंदोलन के चेहरों को देखिए, सब अलग अलग राजनीतिक दलों में शामिल हो गए हैं। हमने इसी देश में हाल ही में CAA, एंटी CAA प्रोटेस्ट देखा, किसान आंदोलन के नाम पर भीड़ को अराजकता करते देखा, जबकि दोनों ही आंदोलनों की प्रासंगिकता शून्य थी। हाँ, मोदी और भाजपा विरोधी लोगों को जरूर फायदा हुआ, उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने में कामयाबी प्राप्त की और इससे अधिक किसी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन देश की करोड़ों की संपत्ति का नुकसान जरूर हुआ। वह नुकसान किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हुआ, आपका और हमारा था। कुल मिलाकर फिर एक बार यही कहूँगा कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक स्थिति के आधार पर मिलना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में तो आरक्षण के स्थान पर मेरिट को ही तरजीह देनी चाहिए, ताकि प्रतिभावान लोग अपने कौशल से देश को आगे लेकर चल सकें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जुड़े रहने के लिए आभार।